हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। ये प्रोग्राम बहुत ही अलग और मुख्तलिफ है। इसमें भारत के तमाम पड़ोसी मुल्कों की बड़ी खबरों पर चर्चा होती है और इसे आप काफी पसंद करते हैं। इसमें हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन सभी मुल्कों के बारे में जो कुछ यहाँ से खबरें आती हैं उस पर हम बात करते हैं और भारत पर उसका क्या असर होगा उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। आज सैयद अली मुश्तबा साहब के साथ शुरू में हम अफगानिस्तान की बात करेंगे, अफगानिस्तान पाकिस्तान के रिश्तों की बात करेंगे, पाकिस्तान में खुद दाखिली सियासत में क्या कुछ हो रहा है, क्या ट्रंप साहब के आने के बाद इस इलाके में बहुत कुछ तब्दीलियां होने वाली हैं। ऐसा लगता है कि वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में जो तब्दीली हुई है उसका बहुत से मुल्कों पर असर पड़ना शुरू हो गया या पड़ने वाला है। उसमें हमारा ये जो साउथ एशिया ये भी कोई बच नहीं पाएगा, ऐसा लगता है। अलग अलग इश्यूज हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन लग ये रहा है कि जैसे हर खबर के पीछे हीरो या विलियन क्या कहा जाए, ट्रंप साहब मौजूद हैं। तो ये खबरें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस बार आप इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। इधर इंडिया नेपाल के कुछ रिश्तों का मामला है। अडानी साहब की कंपनी जो विंड पावर, इसमें श्रीलंका में और बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है, तो बहुत ही जिसे कहते हैं बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। इन सब पर हम बात कर रहे हैं। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं, एमजीआर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, लंबे अरसे तक बहुत से मीडिया हाउसेस के लिए काम किया है और उनके इन तमाम मुल्कों में मीडिया में, सोशल एक्टिविस्ट में अच्छा नेटवर्क है, जिससे बहुत सी वो खबरें भी आ जाती हैं जो मीडिया में उससे पहले, हमारे यहाँ से पहले नहीं कहीं पब्लिश होती हैं। जी सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। आप ये बताइए कि हम अफगानिस्तान अक्सर शुरुआत करते हैं क्योंकि अफगानिस्तान इसलिए बहुत अहम है कि अगस्त 2021 से अब तक तालिबान की सरकार अभी तक इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज नहीं हुई, उसे सरकार माना नहीं गया और इसके दरमियान वो जो खबरें आती हैं, तरक्की की खबरें आती हैं, उनकी करेंसी की मजबूती की खबरें आती हैं और पाकिस्तान से भी मुसलसल एक तरह से टकराव जैसी हालत होती है। इसलिए हम अफगानिस्तान पर बात करते हैं। अफगानिस्तान में क्या कुछ हो रहा है सर? जी, बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे सामाइन को मेरा आदाब, सत्य श्री अकाल और सलाम वालेकुम। आज जो है हस्बे-हाल हम लोग अफगानिस्तान चलते हैं और बड़ी खबर जो अफगानिस्तान से है वो भारत और अफगानिस्तान के बढ़ते हुए रिश्ते के ऊपर है। भारत ने जो है वो एम्बेसडर लेवल के नुमाइंदे को, तालिबान के नुमाइंदे को एक्सेप्ट कर लिया है। अभी तक वो उसकी हामी नहीं भर रहे थे, लेकिन अब जो है वो मतलब उन्होंने शॉर्टलिस्ट भी कर दिया है तालिबान ने। अब बहुत जल्दी जो है वो अफगानिस्तान का एम्बेसडर जो है वो दिल्ली में आ जाएगा और उसमें दो नाम जो है वो शॉर्टलिस्ट किए हैं। उसमें एक नजीब शाहीन करके हैं जो कि अभी दोहा में वो हैं और दोहा के ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनके एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिस में। और शायद ये मेरा अपना गुमान है कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स तालिबान के जो देखते हैं सुल्तान शाहीन, उनके बेटे हैं ये, ऐसा मेरा अपना गुमान है, क्योंकि ये इनकी उम्र जो है नजीब शाहीन की सिर्फ 30 साल है और वो सीनियर आदमी है जो वहां काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो तस्दीक हो चुकी है कि जो दोहा में काम कर रहे हैं उन्हीं के बेटे हैं, तो अब दो और दो मिला करके आप समझ लीजिए। दूसरा वो शौकत अहमद जई हैं, उनको भी जो है दूसरे कैंडिडेट हैं जो कि मतलब इसके लिए उन्होंने चुना है। अब इन दोनों में से एक कोई जो है वो आ जाएगा यहाँ पे दिल्ली। ये तो दिल्ली में जो है, और इसकी शुरुआत ये हुई थी कि अभी मेरे ख्याल में कुछ हफ्ते पहले या कुछ दिनों मतलब महीने पहले वो हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब हैं वो दोहा गए थे और वहाँ बाकायदा उन्होंने बहुत डिटेल डिस्कशन किया था, मतलब जो हमारे विक्रम मिश्री साहब हैं और वहाँ के जो सुल्तान शाहीन और इन लोगों के साथ। और उससे निकल के ये आया था कि उन्होंने अफगानिस्तान का एक नुमाइंदा जो है उसको बॉम्बे उन्होंने बुला लिया था, जो कि वीजा हैंडल वगैरह करता है बॉम्बे के ऑफिस से, क्योंकि पूरा अफगान ऑफिस जो है वो दिल्ली में, हैदराबाद में और बम्बई में वो बंद पड़ा था, क्योंकि उनके पास स्टाफ ही नहीं थे। और जो रीजन ये था
कि इंडिया जो है वो तालिबान के जो स्टाफ को वो मानता नहीं था, और तालिबान जो है वो बिना अपने मतलब नुमाइंदे को नहीं यहाँ कर सकते, तो वो पुराना अशरफ गनी और वो सब तो खत्म हो चुका था। तो अब ये नई कड़ी यही आई है कि इंडिया ने जो है वो अपने इनका जो रैंकिंग होगा वो एम्बेसडर लेवल का होगा, लेकिन इंडिया ने 2-3 राइडर लगा दिए हैं इसके ऊपर कि ये जो अब बंदा आएगा यहाँ पे उसको हम एज ए एम्बेसडर ऑफ अफगानिस्तान नहीं रिकॉग्नाइज करें ऑफिशियली, अनऑफिशियली वहां यहाँ एम्बेसी में आके वो बैठ सकता है। दूसरा ये कि इस्लामिक एमिरेट्स का जो फ्लैग है वो दिल्ली में नहीं मतलब उसको लगाया जाएगा, इसलिए कि इंडिया अफगानिस्तान को नहीं करेगा। जो एम्बेसडर होंगे उनकी गाड़ी पे जो है वो अफगानिस्तान का फ्लैग वो भी नहीं फ्लाई होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इंडिया ने मतलब अमेरिका के मतलब उस पे के हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और जो जैसे अमेरिका कहता है कि साहब आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं कीजिए, तो ठीक है, हम भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना डे टू डे एक्टिविटी जो है वो करने के लिए इन्होंने इसकी इजाजत दे दी है। अब इसका एनालिसिस यही है कि ये चाइना के जो बढ़ते रिश्ते हैं अफगानिस्तान के साथ उसको काउंटर करने के लिए ये इंडिया ने इकदाम उठाए हैं, और इंडिया का कहना है कि अगर हम देर कर देंगे इसमें तो मतलब यह है कि चाइना बाजी ले जाएगा अफगानिस्तान में, और हम जो है वो अमेरिका के पट्टू बने रहेंगे और हम सारी चीजें लूज कर देंगे। इसलिए कि इंडिया के जो है लगभग 500 प्रोजेक्ट जो है वो उस पर इंडिया ने काम किया हुआ है, और एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो मतलब इंडिया का इन्वेस्टमेंट के तौर पर वो बना हुआ था अफगानिस्तान में। ये 20 साल जो अमेरिकन इंटरवेंशन था वहां पे, तो ये सारी चीजें जो हैं वो हुई हैं, और ये एक बड़े मतलब इसका संकेत दे रही है कि इंडिया जो है अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्ते बनाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके हाथ जो है वो बंधे हुए हैं अमेरिकन पॉलिसी के ऊपर और इसके ऊपर। अगर हट जाता तो इंडिया कल ही तालिबान को जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेती। तो खबर यही है सर। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन खबरों से पता चलता है कि मुख्तलिफ सरकारें किस तरह से अमेरिका के कुछ फैसलों के साथ बंधी रहती हैं। अच्छा, तालिबान का कोई डेलीगेशन जापान गया है, वो क्या कुछ है? ये बिल्कुल नई किस्म की खबर थी। जी, वो डेलीगेशन जो है वो अब हमने ये आपको पहले बताया था कि तालिबान चाइना जा चुके हैं, रशिया जा चुके हैं, सेंट्रल एशिया जा चुके हैं, पाकिस्तान जा चुके हैं, ईरान जा चुके हैं, और 2022 में वो नॉर्वे भी गए थे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। लेकिन इन सब बढ़ते रिश्तों में, और कतर दोहा तो जाते रहते हैं, उनका तो घर ही है वहाँ, और वो परमानेंटली वहाँ पे है। लेकिन ये जापान में जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी एनजीओ ने उनको बुलाया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ जापान जो है उसके पीछे है, और वो अगेन अमेरिका के प्रेशर में है कि वो डायरेक्ट उनको इनवाइट नहीं कर सकती है मतलब अफगानिस्तान के ये तालिबान रेजिम को। तो अब ये लोग जो गौरतलब बात है कि 1 हफ्ते के लिए वहां गए हुए हैं, और एक बहुत बड़ा डेलीगेशन है जिसमें हेल्थ मिनिस्टर के लोग हैं, एजुकेशन मिनिस्टर के लोग हैं, माइनिंग मिनिस्टर के लोग हैं, और इंडस्ट्री के लोग हैं, और इन्वेस्टमेंट के लोग हैं। ये सारे जो बिजनेस और कारोबारी और इस तरह के लोग सब जो हैं वो सब जो है वो मतलब वहाँ पहुंच चुके हैं टोक्यो में, और वहाँ बातचीत हो रही है। तो वहां से कोई बहुत मतलब ये कि क्या बातचीत हुई है, तो जब लौट के वो आएंगे यहाँ वापस तो फिर वो अपना प्रेस स्टेटमेंट देंगे। लेकिन वहां से जापान से जो खबर आई है कि उसमें जापानीज मीडिया से कि इन लोगों ने, जापान वालों ने उनसे कहा कि आप ह्यूमन राइट्स का जो है वो ख्याल रखें और ह्यूमन राइट्स को जो है कंसीडर करें, और तभी जो है आपके रिश्ते जो है और लोगों से बढ़ते जाएंगे। तो ये एक बड़ा मतलब पहल है मतलब तालिबान सरकार का बढ़ते हुए रिश्ते दुनिया से, और मतलब अब आगे ये कहाँ ले जाएगा, मतलब अब वो लोग आएंगे, जापानीज आएंगे वहां पे, और इन लोगों ने ये भी कहा है, वो कुछ इनके जो एक साहब हैं उनका नाम नजीरी करके कोई है जो अफगानिस्तान के हैं, वो मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये पूरा जो है मतलब ये न्यूज जो है ये मीडिया को दिया था। रॉयटर्स और बाकी सारे लोगों ने जो है इस न्यूज को फ्लैश किया, लेकिन उन्होंने सोर्स नहीं बताया कि कहां से ये खबर आई। लेकिन अब तो सोर्स भी मालूम हो गया कि अफगान के ही मिनिस्टर जो है वो एक्स पे उन्होंने जो है अपना स्टेटमेंट लगाया था। और इसमें जो जापान से खबर आई है कि
अफगानिस्तान की जो डेलीगेशन है उन्होंने कहा है कि हम आपके जो भी बिजनेस कारोबारी और इस तरह के लोग आएंगे उनकी फुल सिक्योरिटी हम लेते हैं और आपको किसी तरह की इनसिक्योरिटी नहीं होगी। तो ये सब चीजें जो है वो चली हैं तालिबान और जापान के रिश्तों से। ये एक बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट खबर है तालिबान और अफगानिस्तान के हवाले से। जी अच्छा मुस्तफा साहब, एक बात बताइए, मैं तो कभी कभी ऐसे सोचता हूँ, शायद मैं सही हूँ शायद मैं गलत हूँ, कि अमेरिका का जो काम करने का तरीका, कम से कम अब से पहले तक, ट्रंप के बारे में तो कोई अंदाजा ठीक से लगा ही नहीं सकता। वो तो बिल्कुल उनके बारे में कहा जाता है कि वो बिल्कुल जुआरी की तरह से कोई भी बड़ी बात करते हैं फिर छोटे पे सौदा कर लेते हैं। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन जापान में तालिबान का डेलीगेशन जाने का मतलब क्या, चूंकि जापान अमेरिका का नजदीकी अलाई है, क्या आपको लगता है कि शायद वॉशिंगटन से ही कोई इशारा हो कि भाई ठीक है तुम लोग बात करो फिर हम भी एंगेज कर लेंगे? क्या कुछ ऐसा कुछ है? क्या आपको क्या लगता है? क्योंकि ट्रंप के दौर में तो वाकई कुछ अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। नहीं, देखिए बात तो इसमें कुछ है कि क्योंकि जापान जो है यूनिलैटरल कोई डिसीजन तो नहीं ले सकता है अमेरिका के इसमें, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें वो मतलब देखते हुए भी कॉन्शियसली जो है अमेरिका वो कहता है कि ठीक है आपको जो करना है करें, मतलब ना ही उसकी हामी भरता है ना ही वो उसको मना करता है। तो जहां मना करने की बात होती है वहां मना कर देता है, लेकिन जहां नहीं मना करने की बात होती तो वो हाँ नहीं कहता है। उन्होंने कहा कि आप करते रहिए जो भी करना है आप। और यहाँ पे ये जो तालिबान का और जापान का जो रिश्ता है वो प्योरली इकोनॉमिक्स है और प्योरली जो है वो तिजारत है। तालिबान को भी जो है इन्वेस्टर्स की जरूरत है, जापान को भी बिजनेस की जरूरत है। तो अब जापान जो है इंडिया में जो है बुलेट ट्रेन चला रहा है, अब अफगानिस्तान में भी शायद बुलेट ट्रेन चला ले, मतलब कौन जानता है। तो वहां पे जापान ये देखता है कि हमें बड़ा पोटेंशियल है अफगानिस्तान में बिजनेस के लिए, तो इसलिए उन्होंने हामी भरी है कि हाँ ठीक है आप आइए यहाँ पे और जो है सेक्टर्स वगैरह में बात हो रही है। तो मुझे यही लग रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज अनटैप्ड बहुत हैं अफगानिस्तान में, और चीन भी उसके लिए वहां पर पहुंचा है। तो जाहिर है कोई भी ये तो बिल्कुल जहां तरक्की नहीं होती वहां कुदरती वसाइल भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है और बिजनेस भी। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का जो वो केयर वाला मामला है, वो अफगानिस्तान को जो कुछ फंड वगैरह आता था, वो भी कोई चीज है जिसमें ट्रंप साहब जो हैं वो जरा बदले नजर आ रहे हैं? जी, उसमें क्या है? नहीं, देखिए वो केयर वाला जो है वो एक बहुत अहम ये था। इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि 20 साल जो है अमेरिकन इंटरवेंशन था अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने अपने अलाई वहां के लोकल लोगों को बनाया था जो अमेरिका के लिए काम करते थे, और उनको अमेरिका ने गारंटी दिया था जब वो वहां से निकल रहे थे कि हम आपको अमेरिका बुला लेंगे, और उनको जो है अलग अलग मुल्कों में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। और उसमें पाकिस्तान भी एक बड़ा मतलब एक मुल्क है जिसमें बहुत बड़ी तादाद अफगानियों की है। और इसी तरह अब उनको फंडिंग अमेरिका दे रही थी, और वो जो केयर फंडिंग है वो उसका नाम है कोऑर्डिनेशन फॉर अफगान रीलोकेशन, वो उसकी फंडिंग हो रही थी। वो कोऑर्डिनेट करता था वो इदारा जो है केयर, वो रीलोकेशन के लिए। अब ये जो है एलन मस्क साहब के एडवाइस पे और डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन लिया है कि इसको बंद कर दिया जाए, और अमेरिका जो है कोई भी अफगानियों को वापस रिलोकेट अमेरिका नहीं करेगा। तो इसमें 2 लाख अफगान जो है वो इससे प्रभावित होंगे, और इनका क्या होगा अमेरिका उससे कोई मतलब नहीं है। अब वो जो है मतलब ये कहाँ जाएंगे? इसमें एक वो भी तो एंगल था ना, वो रीलोकेशन को थोड़ा सा और ठीक से बता दीजिए कि ये कौन लोग थे जो अमेरिका या दूसरे मुल्कों में जाना चाहते थे, वो उसको थोड़ा सा बताइए। ये हैं कौन लोग अफगान जिनके लिए ये खर्चा कर रहा था अमेरिका? जी, ये जो अफगान थे ये 20 साल जो अमेरिकन ऑक्यूपेशन अमेरिका की थी, तो अमेरिका ने एक बहुत बड़ी तादाद में स्टाफ जमा किए थे जो कि तालिबान के अगेंस्ट में थे, और वो लोकल अफगानी थे।
और वो अमेरिका को सपोर्ट दे रहे थे, और अमेरिका के वो कह लीजिए कि वो मुलाजिम थे और वो मजदूर थे, और उनको अमेरिका, जब वो अफगानिस्तान में अमेरिका था तो उनके थ्रू वो काम कराते थे, ये एडमिनिस्ट्रेशन में थे, और जो चीजें हैं मतलब इनके बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब वहां के जो आर्मी उन्होंने बनाई थी, अफगान आर्मी तालिबान से लड़ने के लिए, तो ये सब मिला करके इनकी तादाद बहुत बड़ी हो गई थी। और इन सबको जब तालिबान के साथ एग्रीमेंट उनका हो गया 2021 में, तो ये लोग तो बिल्कुल सन्नाटे में आ गए, क्योंकि इनको तालिबान तो तस्लीम नहीं कर सकते थे अफगानिस्तान में, और तालिबान जो है इनको तो कत्ल कर देते, क्योंकि आप हमारे दुश्मन हैं, हमने आपसे लड़े हैं, अब जो है हम आपको कैसे दोस्त बना लें। तो इन सब मामलों से निकलने के लिए अमेरिका ने इनको कहा था, और वो जो आपने कहा था कि जहाज जो में जो है गया था, तो सारे 2 लाख तो जहाज में जा नहीं सकते थे, वो पंखियों पर बैठ के जाना चाहते थे, ऊपर से गिर गए, मर गए। तो ये वही लोग हैं जो कि प्रो अमेरिकन मतलब लोग थे, जिनको अमेरिका ने मतलब आश्वासन दिया था, उनको कहा था कि हम आपको अफगानिस्तान और तालिबान से बाहर निकाल लेंगे और आपको दुनिया में रिलोकेट कर देंगे या अमेरिका बुला लेंगे, बल्कि उनको यही कहा था कि आपको अमेरिका बुला लेंगे हम। और ये लोग जो हैं ये अलग अलग ममालिक में चले गए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनके लिए अफगानिस्तान अनसेफ हो गया था। तो अब उनके ऊपर यह है कि ट्रम्प सरकार ने डिसीजन ले लिया है कि इनको वो कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ही इनको एड मिलेगा, ना ही इनको अमेरिका में बुलाएंगे, और कहीं भी इनको जो है जगह नहीं मिलेगी। मतलब यानी वो ये धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तकरीबन वो हालत कर दी उन्होंने, और वो कोई भी अपना वादा पूरा करने को तैयार है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, ट्रंप की हुकूमत इस मानी में बिल्कुल डिफरेंट है। अब से पहले जो हुकूमतें आती थी वो एक कंटिन्यूएशन होता था और बहुत सी पॉलिसीज सेम रहती थी, लेकिन ट्रंप साहब जो हैं वो अचानक कोई भी बात अचानक कह देते हैं, और जिसमें बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं, मुल्कों का फैसला हो जाता है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कह दिया कि साहब तुम डिक्टेटर हो, तुम या तो जल्दी से मान लो पीस डील, नहीं तो तुम ये मुल्क ही तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। तो ये बहुत ही अजीब अजीब किस्म की बातें हो रही हैं। अच्छा, मैं उसके आगे बढ़ना चाहता हूं पाकिस्तान की खबरों की तरफ। पाकिस्तान में इमरान खान वाला मामला अब कहां तक चल रहा है, क्या कुछ हालात हैं उसके? नहीं, अभी इमरान खान पे तो हम लोग आएंगे। अभी तो पाकिस्तान में अफगान रिफ्यूजी की बात हो रही थी। हम लोग पिछले प्रोग्राम में या उससे पहले प्रोग्राम में अफगानिस्तान के ऊपर जो है पाकिस्तान ने अनाउंस किया था कि उन्होंने या तो वो अमेरिका ले जाएं, जो भी हमारे रिफ्यूजी यहाँ रखे हुए हैं, अमेरिका ने उनको कहा था, उनको तरह तरह की परमिट दी हुई थी, तरह तरह के कार्ड दिए हुए थे, पेपर्स दिए हुए थे, और इनके जो है वो केयर वाले लोग थे, उनको पैसे मिल रहे थे। तो पाकिस्तान को ये लग रहा था कि ये कोई चीज होने वाला नहीं है, कि इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस करें कि इनका कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया था कि वो शायद 31 मार्च का डेट दिया था या जून का डेट दिया था, तब तक वो रह सकते हैं, नहीं तो इनको ये बॉर्डर में ले जा करके उस पार कर देंगे, और फिर अफगानिस्तान समझे कि क्या करना है नहीं करना है। अब इसी हवाले से जो बात अभी नहीं आई है कि सरदार अहमद साकिब ये चार्ज दी अफेयर है अफगानिस्तान के इस्लामाबाद में, इनको बुला करके यही बात जो है पाकिस्तान ने या इस्लामाबाद के जो ओहदेदार हैं उन्होंने कह दिया कि आप आपके जो रिफ्यूजीज हैं, टोटल रिफ्यूजीज, वो तरह तरह की परमिट लेकर करके और तरह तरह के पेपर बना के वहां रह रहे हैं, इन सबको आप ले जाइए। अब पाकिस्तान में अफगानियों की कोई जगह नहीं है। ये आप समझ लीजिए कि ये जो लोग हैं ये 1900 कब 80 से आगे जो है वो आए हुए हैं। मतलब पाकिस्तान में पूरा जो है कराची का जो है ट्रांसपोर्ट बिजनेस वो कैप्चर किए हुए हैं, और पूरे पाकिस्तान में जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस है वो तो अफगानियों के हाथ में है, और उनके जो मेवे और फल और मखाने जो पाकिस्तानी खाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैसला है वहां पे। और ये जो एम्बेसडर जो चार्जी अफेयर है, इन्होंने ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान ने ये डिसीजन ले लिया है कि अब कोई भी अफगानी जो है जो इस तरह से आकर के पाकिस्तान में रह रहा है वो अलाउड नहीं है। अफगानी आ सकते हैं पाकिस्तान में, लेकिन जो प्रॉपर वीजा होता है उन्हें वीजा मिलेगा,
और उस वीजे से जो आए, जितने वीजे की मुद्दत है उतने दिन वो रहें। लेकिन ये रिफ्यूजी की तरह और शरणार्थी की तरह और मतलब अमेरिका के बैसाखी के ऊपर और तरह तरह के ऊपर इनकी अब कोई जगह नहीं है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है जिसका असर होगा, क्योंकि अफगानी जो है वो तैयार नहीं है कि वो जाएं मतलब वापस अफगानिस्तान और वहां पे। यकीन। तो अब ये खबर जो है मतलब उसके ऊपर है। अब आ जाइए एक और खबर पाकिस्तान पे, फिर इमरान खान पे आते हैं। जी जी जी। एक और खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में खासकर वजीराबाद का जो इलाका है, वहां आर्मी ने जो है वो 30 इस्लामिस्ट आतंकवादियों को मार गिराया है। और उनका ये कहना है आर्मी वालों का कि ये वहां पे अफगान बॉर्डर पे जो है वो अपना उस तरफ कैंप लगाए हुए थे और वहां से जो है वो आतंकवाद और मिलिटेंट्स को यहाँ भेजते थे ताकि वो ये करें। तो उसको जो है इन्होंने जो है बाकायदा इनकाउंटर कर करके उनको जो है मार दिया है। अब इसमें जो हमारे बड़े जो न्यूज एजेंसी हैं उन्होंने ये कहा है कि ये वन साइडेड न्यूज है और जो आर्मी ने जो हमें हैंड आउट दिया है उसको हम दे रहे हैं, इसकी कोई तस्दीक करने का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं है। लेकिन ये उसमें कोई सबूत फोटो वगैरह नहीं दिया आर्मी ने? नहीं वो नहीं दिया है। और उन्होंने ये कहा कि इन लोगों ने जो है वो 2022 में जो है वो सीज फायर एग्रीमेंट किया था ये लोग, और ये लोग जो है वो उसको वायलेट किया है। और उसमें उन्होंने ये भी निशानदेही नहीं की है कि ये कौन से संगठन है। और टीटीपी के कयास लगा जा रहा है कि शायद ये टीटीपी के लोग हों, लेकिन नहीं। लेकिन उसमें एक चीज यही कहा गया है जो आर्मी के हैंडआउट में कि ये जो संगठन है ये सिर्फ आर्मी को, ये आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट को, कंटोनमेंट को और जो वर्दी वाले आर्मी के वर्दी वालों को, उन्हीं को ये टारगेट करते थे ये ग्रुप, उन्हीं को हमने एलिमिनेट किया है। तो ये खबर जो है वो मतलब इम्पोर्टेंट खबर है वो मतलब। हाँ बिल्कुल। ये टीटीपी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बहरहाल एक बोन ऑफ कंटेंशन रहता है और वो एक दूसरे पर इल्जाम भी लगाते रहते हैं। अच्छा, अब इमरान खान का क्या होगा? इमरान खान इतने दिन से जेल में हैं और ट्रंप के आने का इमरान खान को कोई फायदा होगा, नुकसान होगा? क्योंकि सारी खबरों में, हर खबर के पीछे बैकग्राउंड में ट्रंप नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दिलचस्प सिनेरियो है, यानी लोगों को अंदाज लगाना मुश्किल हो रहा है कि होना है तो क्या होना है। जी क्या इमरान खान की तो बात अभी 1 मिनट में हम लोग करेंगे। अभी पहले यह है कि अभी उन्होंने हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस उन्होंने सिलेक्ट किए हैं मतलब जो शहबाज शरीफ है उन्होंने ऑर्डर दिया कि ये लोग, आप लोग आ जाइए। उन्होंने उसका कोई क्राइटेरिया नहीं, कुछ नहीं है, जो पुराने लोग हैं सबको भगा दिया है। और उसको भगाने का ये है कि ये सब जो जजेस पहले थे ये सब इमरान खान के पट्टू थे और जो भी हम कुछ करते थे इमरान खान के अगेंस्ट में उसको ये मतलब नकार देते थे और रिहा कर देते थे और उनको बेल दे देते थे। तो इसलिए अब हम नए जजेस को लेके आएंगे जो हमारी बातें सुनेंगे। अब उसके बाद भी अब ये जो जज अपॉइंट हो गए हैं इन्होंने एक फैसला दिया है कि 120 पार्टी वर्कर हैं पीटीआई के, इमरान खान की जो पार्टी है तहरीक इंसाफ पार्टी, उसके 120 वर्कर को रिलीज कर दिया इन्होंने। इनके ऊपर आरोप था कि ये 26 नवंबर के दिन जो है जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था और इनको अरेस्ट किया हुआ था। तो इसको उन्होंने रिलीज कर दिया है। और ये पेशावर से जो है वो इस्लामाबाद आए थे और वो प्रोटेस्ट के लिए 26 नवंबर को इन्होंने किया था। तो ये एक फिर खबर आ गई है कि ये तो प्रो इस्टेब्लिशमेंट या प्रो गवर्नमेंट नहीं है, ये तो जो नए जजेस को लेके आए हैं। तो ये सब चीजें चल रही हैं। अब इमरान खान की बात कर लें आपसे, तो इमरान खान की जो बात है इसमें अब पेच जो फंसा हुआ है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों बैकफुट पर हैं कि क्या करें इमरान खान का। और अब जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है इससे वो जा रहे हैं इनसे बात करने के लिए। अभी उनके जो नकवी साहब हैं जो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं और मिनिस्टर भी हैं अभी शहबाज शरीफ में, वो इस्लामाबाद में मतलब अमेरिकन एम्बेसी में जा करके एम्बेसडर से बात किया उन्होंने कि आप बताइए कि इमरान खान को मनवाइए और इमरान खान से कहिए कि वो किसी तरह से डील पे आ जाए और कोई डील हो जाए हमें इससे। तो 24 घंटे में वहां से जवाब आ गया वाशिंगटन से कि हम जो है किसी भी मतलब जैसे रिग्ड इलेक्शन हो गया, मैंडेट चोरी हो गई, आप जो है मीडिया को आपने जो है पाबंदियां लगा दी हैं और जुडिशरी को आपने कंट्रोल कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि
अमेरिका जो है उसकी अपनी सिद्धांत है और वो कोई भी कंट्री जो ऐसा करेगी उसके साथ नहीं है। तो अब ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जो हैं वो बिल्कुल घबराए हुए हैं। तो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो ये है कि ये लोग पहुंच गए सऊदी अरेबिया और वो MBS है, मोहम्मद बिन सलमान, उन तक इनकी रसाई है। अमेरिका में तो किसी मिनिस्टर के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच सकते हैं ये जो शहबाज शरीफ के पट्टे हैं, या मतलब आसिम मुनीर के जो लोग हैं वो पेंटागन में जा सकते हैं, लेकिन अमेरिका के जो कांग्रेसमैन है। तो अब ये पहुंच गए हैं सऊदी अरेबिया और वहां उनसे कह रहे हैं कि आप अमेरिका से कह करके कुछ हमारी ऐसी डील करा लीजिए जिससे कि हमारा भी फेस सेविंग हो जाए और हम भी निकल जाए और इमरान खान का जो पेच है वो भी मतलब खुल जाए। तो अब सऊदी अरेबिया कहां तक क्या करेगा नहीं करेगा ये तो बात की बात है, लेकिन अभी जो एक धमाका हुआ है अफगानिस्तान पाकिस्तान के मीडिया में या पाकिस्तान के कि आर्मी ने जो है वो पेशकश की है इमरान खान को कि आपको जो हमने इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालीफाई कर दिया था उसको हम हटा दें। वो 5 साल और 10 साल के लिए जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे थ्रू कोर्ट, क्योंकि वो कन्विक्टेड हो गए थे वो तोशाखाना केस में और अभी जो है वो इसमें अल कदीर ट्रस्ट वाले केस में। तो उन्होंने ये डील किया कि साहब हम आपके ऊपर जो पाबंदी है कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं वो हम हटा देंगे। इमरान खान ने उससे मतलब मानने से इनकार कर दिया है। तो अब उसमें क्या हो रहा है कि जो अभी लेटेस्ट खबर है कि 10-10 गाड़ियां 20-20 गाड़ियां जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की और इसकी वो जा रही हैं अडियाला जेल में, इमरान खान से मिल रही हैं और क्या बातें हो रही हैं। अब उन्होंने रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिया है कि पहले मीडिया और वकील से मिल सकते थे इमरान खान, अब उन्होंने नया रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि वो इमरान खान से नहीं मिल सकते हैं, ना मीडिया मिल सकती है ना वकील मिल सकते हैं। इसी हवाले से यह है कि बुशरा बेगम के ऊपर जो है या बुशरा बीबी के ऊपर जो है वो काफी सख्ती हो रही है उनके सेल में और वो इस तरह से प्रेशर दे रहे हैं कि इमरान खान टूट जाए, बुशरा बीबी के ऊपर अगर अजियत दें हम। तो ये सब कहानी चल रही है। अब ये कहाँ जाके पहुंचेगी, वो आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने तो अपने गले में खुद फंदा बांध लिया है। अब ये मुझे लगता है कि जब तक इलेक्शन फिर से पाकिस्तान में नहीं होगा तब तक ये गुत्थी नहीं सुलझेगी। और ये फंदा अमेरिका ने इनके गले में डाला था, क्योंकि इमरान खान अमेरिका के खिलाफ अच्छा खासा बोल रहे थे, पब्लिक मूड बन रहा था अमेरिका के खिलाफ और उन्होंने हुकूमत से हटा करके इनको बिठाया था। यानी इसमें भी गुनाह जो है वो अमेरिका का ही सामने आया था कि वो अपनी मर्जी से जो कुछ करते हैं। और ट्रंप ने जो तो पल्ला झाड़ लिया ना, उन्होंने कहा कि ये आपका प्रॉब्लम है आप सॉल्व कीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है। हमने हमारे पहले वालों ने आगे गंदगी की थी, मैं वो गंदगी क्यों साफ करूं, यानी सीधी बात। और ट्रंप बिल्कुल अजीब एक अलग रास्ते पर जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि ये भारत के सिलसिले में भी तो ट्रंप ने कुछ किया है, वो इलेक्शन के पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था यूएस एड वाला जो मामला है। तो यूएस एड के ऊपर अब जो एलन मस्क साहब हैं उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया से यूएस एड जो में बनता था और उसको हम लोग स्क्रैप करने का उन्होंने सजेशन दिया था। और अब ट्रंप सरकार ने भी इंकशाफ किया है कि $21 मिलियन जो है 2024 के इलेक्शन में जिसमें मोदी साहब आए थे उसमें अमेरिका ने इन्वेस्ट किया है इंडिया के इलेक्शंस के ऊपर, और उन्होंने तो इतने ही तक करके छोड़ दिया। अब यहाँ पे जो बवाल मचा हुआ है कि राहुल गांधी को पैसा मिला है कि नरेंद्र मोदी को मिला है कि अमित शाह को मिला है, अब डिसाइड कीजिए या ट्रंप साहब से पूछिए जाके कि अगर आपके अंदर बूता है तो पूछिए कि किसको दिया आपने पैसे। या ईवीएम गड़बड़ी कराने के लिए मिला है, ये भी तो हो सकता है ना। अब बीजेपी तो आपका मतलब वो बॉल जो है वो राहुल गांधी के सर पे डाल रही है कि उसने पैसे लिए हैं ये करने के लिए। उसमें ये भी एक खबर आई है अमेरिका से जिसकी कोई बहुत ज्यादा सदाकत नहीं है कि वहां मोदी के खिलाफ वाले पार्टियों को जो है ये पैसे दिए गए थे, तो उसमें खिलाफ तो मतलब अब इसमें ट्रंप साहब ने कुछ नहीं कहा है। ट्रंप साहब ने ये कहा कि ये जो पैसे अमेरिका के टैक्स पेयर के जाते हैं ये इस तरह के इलेक्शन रिग्ड कराने के लिए या इलेक्शन के रिजल्ट्स को चेंज करने के लिए अब ये अमेरिका नहीं करेगी और हम ये फंड बंद कर रहे हैं, ये उनका ऐलान है। देखिए अभी 3-4 दिन पहले
अमेरिका के जो नए वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस, उन्होंने जो म्यूनिख में तकरीर की है यूरोपियन लीडर्स के सामने, उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि देखो दुश्मन जो है हमारे मतलब यूरोप के अंदर ही है, चीन और अमेरिका मतलब रूस नहीं है, हमारे अंदर ही है। और ये है कि आप लोग जो है वो डेमोक्रेसी का गला घोटते हो, आप अपोजिशन को दबा देते हो, आप कोई सवाल करता उसको उस पर पाबंदी लगा देते हो। तो वो उस किस्म की बात कह रहा है कि अवाम की जो मर्जी है उसको आप दबा नहीं सकते, आप इस तरह से और वही बात तकरीबन इन्होंने भी इस तरह से कह दी कि ये जो इलेक्शंस को मैनेज करने के लिए पैसा हम देते थे क्यों दें, जैसे जो लोग जिसको इलेक्ट करें सरकार उन्हीं की होनी चाहिए। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरे यूरोप में खलबली मची हुई है कि अमेरिका के सपोर्ट पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। जी आप अगली यूएस एड वाला दो खबरें इसी यूएस एड के हवाले से है। ये आया है कि $29 मिलियन जो है वो बांग्लादेश को दिया गया है, और वो वहां पे मतलब जाहिर सी बात है कि जो 29 मिलियन जो यूएस एड है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि वो पॉलिटिकल ही लेवल पे कुछ काम करने के लिए है, जिसको उन्होंने बंद कर दिया है। ये खबर अमेरिका से आई है। अब वो किसके लिए थी, वो हसीना बाजिद को हटाने के लिए था या मतलब दूसरी गवर्नमेंट को लाने के लिए था, यूनुस सरकार को, यूनुस साहब को देने के लिए था, इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है। उसी तरह से 18 मिलियन जो यूएस एड है वो नेपाल को दिया जा रहा था, जो कि वहां के क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी और इन सब चीजों के लिए था। यह सबको स्क्रैप कर दिया है हमारे ट्रम्प साहब ने, और उन्होंने कहा कि मतलब अब ये अमेरिका को इस तरह की फंडिंग नहीं करेगा किसी भी मुल्क को। अब एक जो बड़ी खबर है जो हिंदुस्तान के साथ है वो चाबहार पोर्ट की है। इस पे आप ज्यादा जानते हैं हमसे, और जो खबर है वो ट्रम्प साहब की खबर है, और ट्रम्प साहब ने कहा है कि अब इंडिया जो है वो चाबहार पोर्ट को, ईरान के चाबहार पोर्ट को वो इस्तेमाल नहीं कर सकती है, और वो अगर करेगी तो इंडिया सैंक्शन में आ जाएगी, क्योंकि ईरान को हम इकोनॉमिकली क्रिपल करना चाहते हैं, वो उठ के खड़ा भी नहीं हो सकता है, और ईरान से कोई भी दोस्ती करेगा या कोई भी उससे इकोनॉमिक डील करेगा तो वो हमारा दुश्मन है। अब ये चाबहार पोर्ट पे जो है इंडिया का 370 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है, और 2017 में इंडिया ने अमेरिका से वेवर ले लिया था चाबहार पोर्ट के लिए, वो ये कह करके कि अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और उस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को हम दूर करना चाहते हैं, तो हम उनको फूड और मेडिसिन और ये सब चीजें जो हम देंगे, तो अब हम पाकिस्तान के थ्रू तो ले नहीं जा सकते हैं, तो हमें चाबहार पोर्ट को यूज करने दीजिए। तो वो अमेरिका ने जो है वो पिछले एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको दे दिया कि साहब जाइए आप वहां पे। अब उसी मतलब इससे इंडिया ने वहां पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया चाबहार पोर्ट को, और बल्कि लीज में भी ले लिया है उसके कुछ जगहों को जहां से वो ऑपरेट कर सकती है। तो अब यहाँ पे जो बात आई है वो यही है कि ट्रम्प साहब ने ऐलान कर दिया है। अब उसमें एक चीज और भी बता दूं, अभी कल का हेडलाइन है जो कि बड़ा मतलब मुझे मजाखेज लगा। उसने कहा कि डोंट आर्ग्यू विथ मी, आई एम डोनाल्ड ट्रम्प। सही है। वाकई देखिए ट्रम्प ने तकरीबन ऐसी हालत बना दी है दुनिया के बहुत से लोगों की, ना हंस सकते ना रो सकते। ये बिल्कुल अजीब हालत है। और क्या ये वॉशिंगटन में खुद व्हाइट हाउस के अफसरान को कितना मुश्किल हो रहा होगा कि कल तक तो इधर को जाती थी हवा और आप बिल्कुल दूसरी तरफ जाने लगी। यूरोप से बिल्कुल रिश्ते खराब करने का इंतजाम हो रहा है। नेतन्याहू के साथ कितने चलेंगे ये पता नहीं है। ये आपने भारत बांग्लादेश इस सब के बारे में बताया, जहां जहां ये सब पैसा जाता था वो सब बंद कर दो, और हम दूसरों के माल पर टैरिफ भी लगा देंगे अगर हमारे खिलाफ कोई भी करेगा। और जो आपने कहा कि डोंट आर्ग्यू विद मी, मुझसे कोई बहस मत करो, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। अच्छा ये बहुत ही कुछ लोग तो सिनिकल और क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, बहरहाल हम उसमें नहीं जाना चाहते। अच्छा ये जो चाबहार पोर्ट है उसके लिए तो हमारा भारत का जो इन्वेस्टमेंट था और है वो न सिर्फ बांग्लादेश पहुंचने के लिए बल्कि ईरान ने नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाया है, जिसके जरिए हम सेंट्रल एशियन मुल्कों तक पहुंचते हैं, जिसके जरिए हम यूरोप तक पहुंचते हैं। तो ये और हमारे लिए
तकरीबन 30% ट्रांसपोर्ट पर जो खर्चा होता है वो 30% तकरीबन कम होने का कैलकुलेशन है इस रास्ते से, अगर हमारा सामान जाए सेंट्रल एशिया तक। तो ये ट्रंप साहब वहां बैठे हैं, जो चाह रहे हैं कह रहे हैं, इससे क्या कुछ होगा? अच्छा, क्या ईरान वाकई इसके इन तमाम हरकतों से रुक जाएगा, दब जाएगा? भारत क्या इतना कमजोर हो जाएगा कि जो आप कहो यस सर? क्या लगता है आपको? जी, मैं ईरान और अमेरिका के झगड़े में तो मैं नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो एक दूसरा सब्जेक्ट ही है। लेकिन मैं एक चीज एनालिसिस के तौर पर यह बताना चाहता हूं, और ये खासकर इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है उनके लिए, MEA जिसको कहते हैं, जिसके अध्यक्ष हमारे चाणक्य जयशंकर साहब हैं। हिंदुस्तान ने मिलियन डॉलर अफगानिस्तान में डंप कर दिया, 500 प्रोजेक्ट। वो बिल्कुल टोटली इनएक्सेसिबल है इंडिया के लिए। वो इंडिया के पैसे जो है आज के डेट में राइगा है। वो एक तरह से समझ लीजिए कि इंडिया की प्रॉपर्टी है, इंडिया का इन्वेस्टमेंट है, इंडिया उसको छू भी नहीं सकती है। वो उसी तरह से जैसे कि अफगानिस्तान के फंड फ्रीज किए हुए हैं अमेरिका ने, इंडिया क्या कर रही है? दूसरा, चाबहार पोर्ट का अभी आपको जिक्र किया, 370 मिलियन डॉलर जो है वो वहां फंसा दिया उन्होंने। म्यांमार में जो है लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी करके करोड़ मिलियन डॉलर जो है उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं। कार्डलन पोर्ट की वहां से सिक्यूट से चलेगा सामान, और यहाँ जो है हिंदुस्तान में मिजोरम के रास्ते से वो यहाँ विशाखापट्टनम आ जाएगा। वो डेड हो चुका है। कोई इसकी जवाबदेही देने वाला है? पार्लियामेंट में हमारे इतने बड़े बड़े अपोजिशन लोग बैठे हुए हैं, कोई एक व्हाइट पेपर मांगते हैं कि इंडिया ने कितने पैसे कहां कहां खर्च किए हुए हैं, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अब तो ट्रम्प वाले तो कम से कम वो अपना हिसाब ले रहे हैं। एलन मस्क बैठे हुए हैं हिसाब किताब करने के लिए, और तो डोनाल्ड ट्रम्प को कह रहे हैं कि हम ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे। वो तो हिसाब किताब ही हो रहा है ना कि हमारे पैसे। अब इंडिया के जो पैसे हैं वो एक गुड रिलेशनशिप के लिए और फ्यूचर पार्टनरशिप के लिए ये सब वेस्ट हो चुके हैं। कौन जवाब देगा इसका? और ये सब जो पैसे लगे हैं ये ज्यादातर, क्योंकि 2014 से जो है मोदी सरकार है, वो ये नहीं कह सकती है कि जवाहरलाल नेहरू ने इन्वेस्ट कराए थे ये। जी 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 जी, ये जवाब देगा। अच्छा, कमाल देखिए, नहीं कमाल ये है इस सब में कमाल ये है कि जाहिर है इलाके के मुल्कों का लीडर बनने की ख्वाहिश में ही ये सब पैसे वैसे खर्च होते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि ये सारे इलाके के मुल्क चीन की तरफ भाग रहे हैं, तब भी हमारे साथ नहीं है। तो ये बिल्कुल अजीब सी सूरत हाल है वाकई, चीजों को समझ करके। और उसमें फिर दूसरा एक एंगल आ जाता है कि हमारा चाहे फायदा ही क्यों ना हो, लेकिन मुसलमान से ताल्लुकात अच्छे नहीं करने। वो पाकिस्तान हमारा इमीडिएट पड़ोसी है। अगर हम कारोबार करें, एक दूसरे की जरूरतों का सामान एक दूसरे से लें, तो सस्ते में पहुंचेगा, कम पैसे में आएगा। लेकिन साहब उससे इसलिए नहीं करना कि मुसलमानों से नफरत भी दिखानी है। तो कई ऐसे पहलू हैं जिस पर सरकार बहरहाल चलती है कि शायद इलेक्शन जीतने के लिए ये सब कुछ करती है। अच्छा, अब जब मैं टॉपिक से दूर ना चला जाऊं, इसलिए अब उस पर चलते हैं। ये इंडिया नेपाल के ताल्लुकात के मामले में कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और हमारे पास वक्त तकरीबन खत्म हो गया। जरा मुख्तसर कर। नहीं, मुख्तसर मैं ये कहता हूं कि पहले मैं श्रीलंका की बात कर लेता हूं, जो बहुत छोटा न्यूज है। वहां से अडानी साहब का जो प्रोजेक्ट था ग्रीन पावर बनाने का, वो टरबाइन और मतलब वो उनका जो है, उसको जो गवर्नमेंट है श्रीलंका ने ऑफिशियली टर्मिनेट कर दिया है। अब अडानी साहब जो है वहां से अपना बोरिया बिस्तर बांधे उस प्रोजेक्ट से। अभी उनके पास एक कोलंबो पोर्ट का प्रोजेक्ट है उनके पास, लेकिन ये जो विंड पावर जो बनाना चाह रहे थे, और इंडिया ने जो है अडानी साहब को जो है वो नरेंद्र मोदी के कहने पर पिछली रनिल विक्रमासिंघे ने बिना किसी प्रोसीजर फॉलो किए हुए उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, और बल्कि उन्होंने कुछ काम किया था। तो वो अब स्क्रैप हो गया है और उनके गवर्नमेंट ने जो है, पार्लियामेंट ने जो है उसको पास कर दिया।
अब दूसरा जो अडानी साहब का प्रोजेक्ट है वो बांग्लादेश में है। वो कोल से जो है वो एनर्जी पैदा कर रहे थे यहाँ उड़ीसा के अंदर, और वहां से जो है वो एनर्जी जाती थी बांग्लादेश में, जिसमें भी बहुत काफी घपला हुआ है और बांग्लादेश को बहुत चूना लगाया है और बहुत उनका पैसा खर्च करवाया है, जिसपे अब जो यूनिट सरकार आई हुई है वो उसपे मतलब इंटरनली जो है उसके ऊपर फिर से डिस्कशन कर रही है, और बहुत लाइकली है कि वो भी जो है स्क्रैप हो जाएगा। तो ये बड़ा अडानी साहब का जो है के हवाले से है। अब एक और बड़ी खबर जो है, अब चलते चलते अब याद आ गया मुझे कि अभी गार्डियन अखबार में जो है एक नई खबर आई है अडानी साहब के हवाले से कि अडानी साहब ने 1 किलोमीटर रन ऑफ कच्छ में, रन ऑफ कच्छ जो है वो गुजरात का एक इलाका है जो कि कंटेंशियस इशू था, अब तो शायद वो जो बाउंड्री लेवल है वो सॉल्व हो चुका है शायद, और वो 65 वॉर में और उस तरह के वॉर में वो बाकायदा बैटल ग्राउंड था। उसके पाकिस्तान बॉर्डर से 1 किलोमीटर दूरी पे अडानी को मोदी साहब ने सोलर एनर्जी लगाने का, पावर लगाने की इजाजत दे दी है। और ये जो है चाइना के बॉर्डर पे भी है, पाकिस्तान के भी बॉर्डर पे है, और जहां जहां बॉर्डर पे है वहां पे बिल्कुल क्लोज टू द बॉर्डर। अब यहाँ पे मिलिट्री लोगों का ऑपोजिशन हो रहा है कि हम टैंक कैसे ले जाएंगे, कल को अगर वो वॉर जोन बन जाता है तो हम कैसे उसको ले जाएंगे। तो ये बड़ी खबर गार्डियन ने छापी है जिसका कोई हिंदुस्तान में कहीं चर्चा ही नहीं है। जी जी जी। अब तो ये हो रहा है मुश्तबा साहब, जब भारत के सिलसिले में कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छपती है तो वो विदेशों में ही छपती है। हमारे यहाँ का तो मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया हो ही चुका। हिंडनबर्ग रिपोर्ट बाहर से ही आई थी, उसके अलावा कई और रिपोर्टें ऐसी आई थी जो अडानी के सिलसिले में भी बहुत सी ऐसी रिपोर्टें विदेशों में से आई हैं। तो अब तो ये एक ट्रेंड बन गया है कि भारत का मीडिया खुद चूंकि काफी हद तक सरकार के ही हाथ में है, वो सवाल नहीं करता। जर्नलिस्ट से कुछ पूछिए कि आपकी क्या ये आइडियोलॉजी है या आप क्या किस तरह, तो सीधा कहते हैं कि हम तो मजदूर हैं। बिल्कुल, हम तो मजदूर पत्रकार हैं। हम तो पैसे के लिए काम करते हैं, महीने में पैसे मिलते हैं तो हमें जो है हमारा घर खर्चा चलता है। दूसरे से बोलिए तो उसने सीधा सीना मतलब ठोक के बोलता है कि हम तो बिके हुए पत्रकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें मजबूर कर दिया गया। अच्छा, बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल टाइम तकरीबन खत्म हो गया। वो चूंकि खबर इंपॉर्टेंट है इंडिया और नेपाल वाली, उड़ीसा की, वो थोड़ी सी बता। उड़ीसा की खबर बहुत छोटी सी खबर है, वो कोई खबर ऐसी थी नहीं। नेपाल के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो उड़ीसा के एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, KIIT। वहां पे एक नेपाली लड़की ने सुसाइड कर लिया है। उसके वजूहात कुछ और हैं, लेकिन उसके बाद जो है उस सुसाइड का स्पिन ऑफ हो गया है। वहां पे जो नेपाली लड़के हैं, 500 नेपाली लड़के पढ़ रहे हैं वहां पे, उन्होंने प्रोटेस्ट कर लिया कि इसमें कुछ फिशी है, ये है वो है। उनको जो यूनिवर्सिटी वालों ने इमीडिएटली हॉस्टल वकेट करा दिया, और हॉस्टल वकेट कराने के बाद जो है 3-4 घंटे का टाइम दिया। उन्होंने कहा कि भाग जाओ तुम यहाँ से, हॉस्टल से। और एक बहुत बड़ा जो है उस पर ये हुआ, उसमें जो उनके जो अहदेदार लोग हैं यूनिवर्सिटी के, उनकी कोई मैडम है, उन्होंने कह दिया कि हम तो मतलब नेपाली स्टूडेंट्स के ऊपर इतने पैसे खर्च करते हैं जितना कि उनका नेशनल बजट में नहीं है। तो ये बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग हो गया, बहुत ह्यूमिलिएटिंग हो गया, बहुत ह्यूमिलिएटिंग। अब इसके ऊपर जो है ओली साहब जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, उन्होंने जो है अपना एक्शन लिया और उन्होंने भारत की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री से बात की और अपने एम्बेसडर के लेवल के वहां से एम्बेसी से कुछ लोगों को भेजा। अब यहाँ पे जो है वो चीफ मिनिस्टर जो उड़ीसा के हैं वो एक्शन में आ गए। यूनिवर्सिटी को उन्होंने कहा कि ये आपने क्या कर दिया। तो अब मामला जो है फिर से रफा दफा हो रहा है। जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह सुसाइड का है वो तो चल ही रहा है। अब वो लड़कों के इम्तिहान है इसी 28 तारीख से, तो अब ये मामला पैचअप हो रहा है। लेकिन ये एक बड़ा इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप में संकेत देता है कि जो इंडिया जो है वो किस तरह से नेपाल को देखती है और इंडिया की जो पब्लिक है वो कैसे नेपाल को देखती है। क्योंकि अब नेपाल में जो है वो 47-48 का नेपाल नहीं है, वो जो 51 की जो संधि हुई थी इंडिया नेपाल की, तो वो तो नेपाल कहती है कि तो एक तरफ की संधि थी। हम तो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, क्या लिखा नहीं लिखा हमारे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर ने साइन कर दिया। हम तो
अब जो है वहां पे एक जनरेशन, नया जनरेशन जो है 75 साल से ऊपर वो तैयार हो गया है, जो अपने नेशनलिज्म के ऊपर काम कर रहा है। और ओली और ये जो है द्यूबा साहब और जो अलग अलग लोग हैं, ये नेपाली नेशनलिज्म बहुत तेजी से वहां पे परवान चढ़ रहा है। वो अब इंडिया के अधीन नहीं रहना चाहता। ये खबर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब। आपने खास तौर पर ट्रंप के जलवे पूरे इलाके में जैसे जैसे नजर आ रहे हैं वो आपने बताए, और इम्पैक्ट बहरहाल होगा अगर ट्रंप इसी तरह से अनचेक्ड चलते रहे तो शायद उन्हें चेक करना भी मुश्किल है। वो कहते हैं मेरे साथ आर्ग्यू मत करो, मैं तो डोनाल्ड ट्रंप हूं। अब ये क्या क्या कर लेंगे नहीं मालूम। दुनिया के मुल्कों को शायद तैयार रहना पड़ेगा। हो सकता है ये दुनिया के मौकों के लिए, दुनिया के मुल्कों के लिए एक मौका भी हो कि अमेरिका पर डिपेंडेंसी खत्म करें और अपने पैरों पर खड़े हों। हो सकता है ये एक अच्छा साइन भी हो जाए कभी आने वाले नतीजे के तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आज थोड़ा सा एपिसोड थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इंटरव्यू कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिखें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और मैं समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो सही बात, अच्छी बात, सही इंफॉर्मेशन पहुंचे तो उसमें आप हमारा ही मदद कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।